फ्रेंड्स वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 99। फ्रेंड्स ये हमारा टेस्ट नंबर 99 है। इसमें हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑल स्टाफ नर्स के लिए ऑल स्टेट से जितने भी स्टाफ नर्स के एग्जाम्स होते हैं एएनएम जेएनएम सीएचओ एमपीपीबी वीआईपीएम्स एंड दी एमपीएनएचएम यूपीएनएचएम महाराष्ट्र केरला पंजाब चंडीगढ़ एम्स नर्सिंग पीजीआई नर्सिंग एंड दी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पर हरियाणा स्टाफ नर्स सीआरपीएफ आर्मी पीजीआई सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएससी नर्सिंग आप जैसे सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। और ये इसमें काफ़ी क्वेश्चन होंगे, आप देखें क्वेश्चन का लेवल किस तरह एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और काफ़ी क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, किस जंतु के दूध में लैक्टोज की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? विच एनिमल्स मिल्क हैज अ हाई परसेंटेज ऑफ लैक्टोज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या होगा आंसर इसका, आपको बताना होगा क्या होगा इसका राइट आंसर। आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर बताया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो दिया गया है इस पे, दूध में जो लैक्टोज की मात्रा जो सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत में लैक्टोज पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा लैक्टोज की मात्रा? माँ के दूध में या ह्यूमन फीमेल में, फीमेल मिल्क में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, आप इसे याद कर लें। लैक्टोज की मात्रा सबसे ज़्यादा माँ के दूध के मिल्क में होती है, बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं भैंस बकरी प्रतिशत के हिसाब से उसमें कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भय के समय रोम के खड़ा होने पर शरीर में कौन से हार्मोन की अधिकता हो जाती है? विच हार्मोन्स इन द बॉडी बिकम्स एक्सेस व्हेन दी फॉलिकल्स आर दी इरेक्टेड ड्यूरिंग फियर्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन पूछा गया है जब आपको कहीं डर लगता है या भय लगता है तो आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। इस तरह आपको सुना होगा वर्ड, आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये बात कहेगी कि भय के समय जब आपके बॉडी के रोम रोम खड़े हो जाते हैं तो उस समय कौन से हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है, कौन सा हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, एड्रिनल हार्मोन्स। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है जब आपको कभी डर लगता है या भय लगता है, तब आपका कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? काफ़ी बड़ी मात्रा में एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है आपकी बॉडी में। और भी इसके कई कार्य होते हैं, इसकी वजह से आपका बीपी भी बढ़ जाता है। आप जब टेंशन महसूस करते हैं या एक्साइटेड होते हैं या आप सेक्सुअल एक्साइटेड होंगे तब भी कौन सा हार्मोन्स बढ़ेगा आपकी बॉडी में? एड्रिनल हार्मोन्स तो बढ़ता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप एक्साइट होंगे या डर महसूस होगा और भी क्या, और इसकी वजह से बीपी भी हाई हो जाता है। ओके, किस हार्मोन्स की वजह से? एड्रिनल हार्मोन्स की वजह से। कभी भी आप घबरा जाएंगे और भी आपको ऐसी डर सा स्ट्रेस महसूस होगा तो आपकी बॉडी में, आप समझना कि आपकी बॉडी में एड्रिनल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ रही है। ओके, यहाँ पर और काफ़ी एडिशनल जानकारी हैं। मोस्टली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ हमने वन लाइनर में सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर एक पूछा जाता है, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से किसे जाना जाता है? इंग्लिश में कहते हैं फाइट और फ्लाइट, इसे हिंदी में कहेंगे लड़ो या उड़ो हार्मोन्स। फाइट और फ्लाइट तो किसे कहा जाता है? एड्रिनल हार्मोन्स को कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से किसे जाना जाता है? एड्रिनल हार्मोन्स को। या फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से किसे जाना जाता है? एड्रिनल हार्मोन को। नेक्स्ट है कंट्रोल्स एंड दी रेगुलेट। कंट्रोल्स कहें या रेगुलेट कहें, ये मूड को, मोटिवेशन को एंड फियर, बीपी, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को क्या करता है? रेगुलेट करता है। कौन? ये एड्रिनल हार्मोन्स इतनी सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। इनसे क्या होता है, ये हमने एक ही लाइन में सिलेक्ट किए हैं। यहाँ से क्या होता है, कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि बीपी को कंट्रोल्स करता है या बीपी किसकी वजह से बढ़ जाती है, तब आपका आंसर होगा एड्रिनल हार्मोन्स की वजह से। और इसका जो रेगुलेट क्या करता है, इन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करती है, लेकिन हार्मोन्स यहाँ से निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रेनिल हार्मोन्स स्रावित होता है। ठीक है, ये इनका कार्य होता है, ये सारा ये कंट्रोलिंग होता है, रेगुलेटिंग होता है इसका। ठीक है, जब भी आपको डर महसूस होता है, भय महसूस होता है या आप सेक्सुअल डिजायर्स आपके अंदर होती है तो काफ़ी बड़ी मात्रा में एड्रिनल हार्मोन्स आपकी बॉडी में स्रावित होने लगता है, निकलने लगता है। ठीक है, इसलिए इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, एक क्वेश्चन और बनता है, इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से किसे जाना जाता है? कई बार पूछा गया है, आपको बताना होगा एड्रिनल हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है
कि एड्रिनल जो ग्लैंड्स है ये कहाँ पर स्थित होती है, ठीक है, और इसका आकार कैसा है, ट्रायंगुलर शेप में होती है। कैसी होती है, ट्रायंगुलर शेप में होती है। इस तरह जो आपका किडनी होता है, किडनी के ऊपर, ये मान लो आपका किडनी है, ये किडनी होता है आपके किडनी के जस्ट ऊपर, लेफ्ट एंड राइट दोनों ओर पाई जाती है, ठीक है, दोनों ओर स्थित होती है। कौन सी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये आपकी दो किडनियां होती हैं यहाँ पर, इस तरह आप समझ सकते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर, ये एड्रिनल ग्लैंड स्थित होती है। ओके, और ये इसके अलावा कई हार्मोन्स स्रावित होते हैं जिसको ये कहते हैं कार्टिसोल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्टिसोल भी, यहाँ पर समझ लें। एड्रिनल जो हार्मोन्स था उसका हमने बता दिया, इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बात किया हमने एड्रिनल का आकार कैसा हो, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप मतलब इस तरह, ठीक है, तो तिकोना होता है, हिंदी में आप समझे तिकोना होता है। और ये स्थित कहाँ होती है, जो आपकी किडनी होती है ये लेफ्ट राइट दोनों ओर ये स्थित होती है, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड है, और इसी से एड्रिनल ग्लैंड ये हार्मोन से निकलता है, और कार्टिसोल हार्मोन से भी निकलता है। अब समझ लेते हैं कार्टिसोल का कार्य क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। एक्सेस ऑफ कार्टिसोल, जब आपकी बॉडी में कार्टिसोल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपको क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम। जब आपकी बॉडी में कार्टिसोल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या, कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, अब यहाँ पर समझ लें। इसको जो सिम्टम्स होते हैं, इस पे इंक्रीज बॉडी एंड फेशियल एयर, आपका बॉडी भारी हो जाएगा, वेट ज़्यादा होगा, वेट बढ़ने लगेगा। और लड़कियां जो भी होती, महिलाएं होती, उनके फेस पे बाल आने लगते हैं। क्या होते हैं, बाल आने लगते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, किस सिंड्रोम की वजह से महिलाओं में या लड़कियों में बाल आने लगते हैं उनके चेहरे पर, तो वो कुशिंग सिंड्रोम की वजह से आते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर लिखा है बुफेलो हम्प हो जाता है। हम का मतलब ये जैसे आपका बॉडी है तो ये काफ़ी मोटा हो जाएगा, ये जो कंधे के पीछे वाला पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं बुफेलो हम्प हो जाता है, ठीक है। ये शोल्डर के बैकबोन, ये काफ़ी ऊंचा ऊंचा हो जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है, मोटा हो जाता है। और हाथ पैर पतले हो जाते हैं, और फेस जो होगा वो पूरा गोल हो जाता है, मतलब ये मून के शेप में हो जाता है, मून के शेप में हो जाता है। और यहाँ पर स्किन क्या होगी, रेडनेस आने लगती है स्किन में। ये कुशिंग सिंड्रोम के सारे लक्षण हैं जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। महिलाओं के चेहरे में और या लड़कियों के चेहरे में, मोस्टली महिलाओं में क्या होता है, उनके चेहरे पे बाल आने लगते हैं, ठीक है। गाल उनके रेडनेस हो जाते हैं किनारे किनारे, इधर और इधर, ठीक है। और फेस क्या होता है, मून फेसी हो जाता है, मतलब चांद की तरह, मतलब गोल हो जाता है, फूल जाता है। और हाथ पैर पतले हो जाते हैं, पेट उनका जो होता है एब्डोमिन वो निकलने लगता है, बहुत बड़ी मात्रा में उनका पेट क्या होता है, लटकने लगता है, निकलने लगता है, ठीक है। काफ़ी लूजनेस महसूस होती है और काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं वो। ये सभी लक्षण हैं बुफेलो हम्प। मून फेसी, एक होता है क्वेश्चन कि मून फेसी किसकी वजह से हो जाता है, तो आपको बताना होगा कार्टिसोल की जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या कार्टिसोल की जब मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम। बाकी जो सारी बातें बताई हमने, ये सारे कुशिंग सिंड्रोम के लक्षण हैं यहाँ पर नीचे। और ये भी जो कार्टिसोल होता है कहाँ से निकलता है, ये भी एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। जब अधिकता हो जाएगी तो ये हो जाएगा कुशिंग सिंड्रोम। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं पैर की या लेग्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, पतले हो जाते हैं। और जो बोन होती हैं वो भी क्या होती हैं, वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं जो बोन होती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। ये लिखा है पेंडुलस एब्डोमिन, मतलब ये जो महिलाओं का पेट होता है ये क्या होता है, और ज़्यादा भारी हो जाता है, नीचे की ओर लटकने लगता है, ठीक है। और हाथ पैर पतले हो जाएंगे, हाथ भी पैर भी पतले हो जाएंगे। हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। पीछे वाला पार्ट काफ़ी मोटा हो जाता है ये। और जो चेहरा होगा वो गोल टाइप हो जाएगा। यहाँ पर सर्कल फेस में इस तरह मून की तरह हो जाएगा, इसलिए मून फेस ही कहते हैं। यहाँ पर क्या रेडनेस आने लगती है उनके, ठीक है। इस तरह ये सभी लक्षण हैं किसके, कुशिंग सिंड्रोम के। दो हार्मोन से निकलते थे, कार्टिसोल और एड्रेनल। और भी कई हार्मोन से निकलते हैं, लेकिन आपको दो इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं और आप बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए इन द लास्ट। ओके, निम्न में से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, वेयर इज द सिंथेसिस ऑफ द विटामिन डी फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या होगा राइट आंसर इसका, राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका, सेबेसियस ग्लैंड में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। कहाँ, सेबेसियस ग्लैंड में। आप यहाँ से पढ़ लें अच्छे से, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जब आप सॉल्व करेंगे तो सेबेसियस ग्लैंड, हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है, आप पढ़ लें यहाँ से। अब समझ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। सेबेसियस ग्लैंड इज द माइक्रोस्कोपिक एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होती है, एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इन द स्किन। कहाँ होती है, ये आपकी चमड़ी में होती है, खाल में होती है, ठीक है, ऊपरी त्वचा में। That open into the hair follicle to the secrete as the oily and waxy matter called the sebum। इसके माध्यम से ही क्या होता है, इसके माध्यम से ही
ये जो ऑयली, कभी कभी देखा होगा आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, वैक्सी हो जाती है, या वैक्स टाइप को आपको लगता है कि आपने काफ़ी टाइम जब आप फेस या कोई बॉडी का पार्ट नहा के आएंगे तो क्या होगा, फिर भी आपको क्या आपकी त्वचा मतलब तैली जैसी लगती है, ऑयली लगती है, तो आप समझना कि आपके बॉडी से क्या सीबीएम निकल रहा है, क्या सीबीएम की मात्रा बढ़ रही है, सीबीएम निकल रहा है। और ये कहाँ से निकलता है, सीबीएम ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से, सीबीएम ग्लैंड से। और यहीं पर क्या होता है, विटामिन डी का संश्लेषण होता है या सिंथेसाइज होता है, किसका, विटामिन डी का। ओके, बाकी आप समझ लें यहाँ से। और ये लुब्रिकेंट बनाए रखता है, सेबेसियस ग्लैंड से जो सीबम निकलता है ना, तो इसका कार्य क्या होता है, जो त्वचा होती है हमारी, स्किन होती है, कभी कभी देखना किसी का चेहरा तैली लगता है या बॉडी हाथ पैर भी क्या होते हैं, तैली महसूस होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनके सीबम की मात्रा बढ़ रही है। और सीबम कहाँ से निकलता है, इससे किससे, मतलब सेबियस ग्लैंड से निकलता है। तो ये वैक्सी बनाए रखता है, ऑयली बनाए रखता है, लुब्रिकेंट बनाए रखता है, एंड लुब्रिकेंट रखता है। और हेयर्स भी क्या होता है, पसीना सीना जब निकलता है। और स्किन ऑफ दी ऑल मेमल्स, और ये सभी जितने भी मेमल्स होते हैं, मेमल्स किसे कहते हैं, ऐसे जानवर, ऐसे प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसे मेमल्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पढ़ लें, आप अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से रक्त कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द ब्लड सेल्स। क्या होगा राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर KUFFER लिख लेना, क्यूफर सेल्स कहा जाता है इसे। रक्त कोशिकाओं का जो उदाहरण नहीं है, यही नहीं है, बाकी सभी रक्त कोशिकाओं का या ब्लड सेल्स का एग्जाम्पल है, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट। ऑप्शन जो सी है ये नहीं है एग्जाम्पल। देख लें आप ये होता क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छे से कवर करेंगे, वहाँ पर समझ लें कि ये क्या है, ब्लड सेल्स के पार्ट नहीं है, ओके, या कोशिकाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ें अच्छे से, इस पर डिटेल्स में हम बताएंगे क्यूफर सेल्स क्या होती हैं, कोशिकाएं क्या होती है। वेयर आर क्यूफर सेल्स फाउंड, ये पाई कहाँ जाती हैं, अभी ये बात समझनी है आपको, कहाँ पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर आपको आता हो तो बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी। ये लीवर में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, जिगर में पाई जाती है। बात एक ही है, ये हम कई साइनोनिम्स बोलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, एक वर्ड से अगर आप नहीं समझ पाते तो। कुफर सेल्स होती हैं कहाँ पाई जाती हैं, यकृत में या लिवर्स में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप समझ लें, काफ़ी डिटेल से मेंशन किया हमने। क्यूफर सेल्स आल्सो नोन एज, इसको और इस नाम से भी जाना जाता है, लिखा है स्टेलेट एंड लिखा है सिनुसॉइडल माइक्रोफेज। क्यूफर सेल को इस नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी बड़ा नाम लिखा है, ये लिखा है स्टेलेट एंड दी सिनुसॉइडल एंड मैक्रोफेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और जो क्यूफर सेल्स होती है कहाँ पाई जाती हैं, यहाँ पाई जाती है, मतलब यकृत में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना है आपको, लीवर में पाई जाती है क्यूफर सेल्स, इतना एटलीस्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पर, क्यूफर सेल्स आर दी रेजिडेंट लीवर एंड लिखा है मैक्रोफेजेस एंड प्ले द क्रिटिकल रोल्स इन द मेंटेनिंग द लीवर एंड फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यकृत के लिए, मतलब लीवर के लिए। अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन दे आर द फर्स्ट एंड इनेट द इम्यून्स एंड प्रोटेक्ट द लीवर फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये इसके कार्य होते हैं, किसके, क्यूफर सेल्स के। क्यूफर सेल्स के कार्य होते हैं, ये लीवर को क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। और भी क्या होता है, इस पर इनेट इम्यून सेल्स भी पाए जाते हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं आपके लिए। ओके, और मोस्टली जो इसका कार्य होता है, ये लीवर को, जो जिगर होता है आपका, इसको क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। यहाँ पर देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6, पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 पे मेंशन है, निम्न से प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन। क्या होगा राइट आंसर, कई बार बताया हमने क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है एमिनो एसिड। क्या है, प्रोटीन पाचन का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, जो प्रोडक्ट अंतिम बनता है उसे कहते हैं एमिनो एसिड। ओके, एमिनो एसिड बॉडी में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, टोटल पाए जाते हैं 22 प्रकार के। जो एसेंशियल होते हैं वो कितने होते हैं, 20, मतलब जो आवश्यक होते हैं वो 20 होते हैं। जब भी आपको ऑप्शन में 22 मिल जाए, 20 ना हो, तब ये आंसर सही होगा। जब दोनों मिल जाएं, जब पूछ ले जाए एसेंशियल कितने होते हैं, आवश्यक कितने होते हैं, तब 20 आंसर सही होगा। जब पूछ ले कि कितने अमीनो अम्ल कुल पाए जाते हैं, तब आप बताएंगे 22 पाए जाते हैं। ओके, दोनों में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन शर्त के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसी कंडीशन दी गई क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कहाँ पर तोड़ा जाता है। प्रोटीन जो होता है इसको अमीनो अम्ल में जब तोड़ा जाता है तो बॉडी के कौन से इंटरनल ऑर्गन्स में या पार्ट में तोड़ा जाता है। वेयर इज द प्रोटीन ब्रोकन डाउन इनटू द अमीनो एसिड। क्या होगा राइट आंसर, बता सकते हैं आप अपना आंसर। ऑप्शन होगा इसका बी। कहाँ, आंत्र में या इंटेस्टाइन कहेंगे, कहाँ, इंटेस्टाइन में तोड़ा जाता है। प्रोटीन का जो पाचन, अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, तब आपका आंसर होगा ये एस, स्टमक से होता है। ठीक है, स्टमक में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। ठीक है, मोस्टली जो इसका पाचन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन प्रारंभ कहाँ से होगा, वो होगा
पेट से, आपके आमाशय से या स्टमक से होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में कहाँ पर तोड़ा जाता है, बॉडी के कौन से आर्गन में तोड़ा जाता है, तो इंटेस्टाइन में टूटता है। ये जो प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल में जो बनता है ना, ये तो इंटेस्टाइन में। यहाँ पर आप समझ लें, जब आपको इंटेस्टाइन करके ऑप्शन दिया जाए तब आपका आंसर इंटेस्टाइन सही होगा। मान लो कि नहीं दिया गया इंटेस्टाइन, अमीनो अम्ल में कहाँ पर बदलेगा, तब आप राइट आंसर बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन में इस तरह की आपकी कंडीशन होगी जब पूछ लिया जाएगा कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कहाँ पर तोड़ा जाता है। मान लो ऑप्शन बी नहीं दिया गया है, इंटेस्टाइन लिखा है, मतलब इसका भी आंत्र होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, डिफाइन कर दिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तब आपका आंसर होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर, प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल में टूट जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा पढ़ लें आप 8। अपना आंसर बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, इन विच ब्लड सेल्स द न्यूक्लियस नॉट फाउंड। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में कहेंगे लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आप इसी तरह इतना ध्यान रखें, आप काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, एक वयस्क में प्रतिदिन लार की कितनी मात्रा स्रावित होती है, व्हाट अमाउंट ऑफ द सलाइवा इज सिक्रेटेड डेली इन एन एडल्ट। क्या होगा राइट आंसर? कई बार हमने क्वेश्चन कराया ये। ऑप्शन इसका होगा ए, 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर के आसपास लगभग। अगर एमएल में बात करेंगे तो ये कितनी आएगी, लगभग 1500 ml के आसपास। ओके, आप इस तरह हमेशा दिया जाता है एग्जाम्स 1.5 लीटर। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक जो वयस्क होगा, एडल्ट पर्सन होगा, जो उसमें जो सलाइवा जो लार की मात्रा होती है कितनी सिक्रेट होती है, वो लगभग 1.5 लीटर के आसपास। ओके, 1.5 लीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल जानकारी, ऑन एवरेज हेल्दी पर्सन में जो प्रोड्यूस होता है ये 750 ml पढ़ा जाएगा, इसको 0.7 ml, ठीक है। 750 ml से लेके 1.5 ml तक, ये 1.5 लीटर तक उसके सलाइवा प्रतिदिन सिक्रेटेड होती है उसके माउथ से। ओके, यहाँ पर लिखा है कि इसका जो रेट होता है 0.1 ml, मतलब 0.1 ml प्रति हर 1 मिनट में सीक्रेट होता है। यहाँ पर सोने पर लिखा हुआ है, ये रेंज दी गई है। एटलीस्ट आपको इतना याद रखना है कि प्रतिदिन 1.5 लीटर के आसपास सलाइवा जो होती है, लार होती है, वो निकलती है कि एक एडल्ट पर्सन में, और वो इतना रेंज हो सकता है, यहाँ पर रेंज लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। काफ़ी सिंपल है। एक वयस्क व्यक्ति में कुल वजन का कितने प्रतिशत जल द्वारा बना होता है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वेट ऑफ एन एडल्ट पर्सन इज मेड बाय द वाटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 60%। आप अपने आंसर भी बताया करें कमेंट करके, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, एग्जाम्स में आपको हेजिटेशन नहीं महसूस होगी, आप हैप्चुअल हो जाएंगे एग्जाम के प्रति कि हाँ आपको मेरे से पहले आपको अपना आंसर फाइंड कर लेना चाहिए, ठीक है। जब हम बताएं इसके पहले आपको आंसर, क्वेश्चन पढ़ें आप या पॉज करें, आप अपना आंसर बताएं। ओके, आप कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर बताने की, इससे आपका फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, ये लिखा है एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स कहाँ पाया जाता है। कभी कभी इस तरह की भी क्वेश्चन आप पढ़ लिया करें, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको पूछ लिए जाएंगे। तो क्या होगा, एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स कहाँ पाया जाता है। जो राइट आंसर है इसका आंतरीय, ऑप्शन सी, आंतरीय रस में पाया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। आप इसी तरह क्वेश्चन को पढ़ लें और लिख लें। ये लिखा है एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑप्शन सी, आंतरीय जूस या इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। एंटेरोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय द म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। म्यूकोसा से निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किस में पाया जाता है, तो आंतरिक मतलब इंटेस्टाइनल जूस में। जब आपसे इस तरह पूछ लिया जाए कि उस कौन से पार्ट से, तब आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइनल मोस्टली दिया जाता है, जो मेजर रोल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, ठीक। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। ये लिखा है एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस में, मतलब आंत के जूस में, आंतरिक जूस में। अगर जब आपसे इस तरह पूछ लीजिए मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, म्यूकोसा, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से स्रावित होता है, निकलता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 पे पढ़िए, आप अपना आंसर बताएं। ग्रॉस नाल ओसोफेगस की लंबाई एक वयस्क में कितनी होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या होगा राइट आंसर, बोलें जल्दी से अपना आंसर। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी, 25 सेंटीमीटर। कितना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जो ओसोफेगस पाइप होता है एडल्ट में, उसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। क्वेश्चन आप देख लें, राइट आंसर है ऑप्शन बी।
यहाँ पर देख सकते हैं अगर रेंज में बात की जाए तो ये 18 से 25 के बीच में आएगा, या कभी कभी 20 से 25 के बीच में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वन लाइनर पूछा गया है तो आप बताएंगे 20 सेंटीमीटर के आसपास, 25 सेंटीमीटर के आसपास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर है 13, पढ़ लें आप अपना आंसर बताएं। रक्त धमनियों का सामान्य पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ द आर्टरीज? क्या होगा राइट आंसर इसका? कमेंट करें आंसर अपना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन सी 7.4। कितना? 7.4। जो धमनियों का पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है लगभग में। और ये क्वेश्चन इसी तरह पूछा जा चुका है स्टाफ नर्स में। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रेंज होती है 7.36 से 7.44 के बीच में, ये ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, कभी कभी इस तरह पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आप देख लें, डिफरेंस ब्लड वैल्यू जो पीएच वैल्यू होता है ब्लड का कितना होता है, तो आप बताएंगे 7.35 से 7.45 तक होगा, 7.35 से 7.45 के बीच में, ठीक है। और ये स्लाइटली बेसिक होता है। स्लाइटली बेसिक का मतलब क्या होगा? हल्का क्षारीय होगा। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो ब्लड कैसा होता है टेस्ट में, तो बेसिक होता है, बेसिक होता है तो एस्टिक होता है, तो आप बताएंगे स्लाइटली बेसिक होता है। क्वेश्चन पढ़ लें आप, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, अपना आंसर बताएं जल्दी से। इंसुलिन का स्रावण निम्न में से किन कोशिकाओं से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट द इंसुलिन? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, बीटा सेल से। इंसुलिन जो निकलता है, स्रावित होता है कहाँ? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। कहाँ से? पैनक्रियाटिक की बीटा सेल से ये सीक्रेटेड होता है। इस तरह आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ से और पढ़ना चाहें तो पढ़ ले। बीटा सेल्स प्रोड्यूस द इंसुलिन्स आर मोस्ट एविडेंट ऑफ दी, ये कभी कभी ये मिल जाता है ऑप्शन में, इससे निकलता है, ऐसे बोल दिया जाता है, ठीक है, आइसोलेट सेल्स से, जब बीटा सेल्स नहीं दिया जाता। ये लिखा है। अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो आप बताएंगे ग्लूकोजन। अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकोजन से निकलता है, और बीटा सेल्स के द्वारा कौन सा? इंसुलिन हार्मोन से निकलता है, ओके। और ये कहाँ से निकलता है? बीटा सेल्स के द्वारा निकलता है। कभी कभी ये दिया जाता है आइसोलेट सेल्स, तो इसको भी ध्यान रखें, जब ये बीटा सेल्स नहीं होगा तो इससे निकलेगा, इससे पूछ लेता है, इस कोशिकाओं से ये बनता है, ओके। मोस्टली बीटा सेल्स मिल जाता है कि बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। जब पूछा जाए आपसे एग्जाम्स में कि अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन से निकलता है, तब आप बताएंगे ग्लूकेगॉन। हिंदी में लिखना चाहें तो इस तरह लिख लें, ग्लूकेगॉन, ओके। आप ऐसे लिख सकते हैं। डेल्टा सेल से पूछा गया है यहाँ पर, इससे कौन सा हार्मोन से निकलता है? तो ये वाला हार्मोन से निकलता है, SOMATOSTAN, मतलब ये लिखा है सोमेटोस्टेटिन, ये हार्मोन्स का नाम है। यहाँ पर पढ़ लें आप अच्छे से, ये एंडोक्राइन सेल्स से निकलता है, ये डेल्टा सेल्स के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ लें आप, नाम से बताएं। भूखे मनुष्य में सर्वप्रथम कौन सा संचित पदार्थ उपयोग में आता है? विच एक्यूमुलेटेड सब्सटेंसेज इज फर्स्ट यूज इन अ हंग्री पर्सन? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा आंसर? इसमें पूछा गया सर्वप्रथम, सबसे पहले। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये लिखा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन से एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये यकृत में संचित रहता है। कहाँ? लीवर में संचित रहता है। जब व्यक्ति को भूख लगती है तो सबसे पहले यही कार्य काम में आता है, भूखे व्यक्ति के उपयोग में यही आता है। कौन सा? ग्लाइकोजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16, पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। शरीर में अधिकांश ऊष्मा हानि, हीट लॉस होती है। मोस्ट ऑफ द हीट लॉस अकर इन द बॉडी, किसके माध्यम से हीट लॉस जो सबसे ज़्यादा होगी, मतलब ऊष्मा की हानि होगी बॉडी में? राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्किन के द्वारा ऊष्मा की हानि सबसे ज़्यादा होती है, स्किन के द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लें आप 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर पर मेंशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी कई बार गया है, हमने भी पढ़ा है इसे। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? व्हाट इज हार्ट पेसमेकर इज कॉल्ड? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐसे नोड को कहा जाता है। किसे? ऐसे नोड को। आप यहाँ से लिख लें क्वेश्चन, ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये एडिशनल जानकारी अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कई बार हमने डिटेल्स में कवर किया इसे। ऐसे नोड इज द समटाइम्स कॉल्ड दी हार्ट नेचुरल पेसमेकर, इसे हृदय का प्राकृतिक या नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। किसे? ऐसे नोड को कहा जाता है। और पेसमेकर क्या होता है? एक प्रकार की इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? मेडिकल डिवाइस होती है। एडिशनल जानकारी यहाँ पर है, पढ़ लें, कई बार हमने पिछले वीडियो में कवर किया है बहुत अच्छे से, अगर वहाँ देख लेंगे आपको तो कवर अच्छा हो जाएगा आपके लिए और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 18, अच्छी कंकाल कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द हाउ मेनी बोन्स? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 80 अस्थियों से, मतलब 80 बोन्स से मिलकर बना होता है, 80। राइट आंसर है ऑप्शन बी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में 80 बोन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 19, पढ़ लें आप अपना आंसर बताएं। मनुष्य का ताप नियमन केंद्र कहाँ स्थित होता है? वेयर इज द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर ऑफ मैन लोकेटेड? कहाँ पर होता है? राइट आंसर जो होगा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी है इसका, हाइपोथैलेमस। कहाँ? जो मनुष्य का ताप केंद्र होता है, जो जिससे ताप को नियंत्रित किया जाता है, भूख प्यास ताप प्यार मोहब्बत घृणा, वो सब कुछ इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के। कई बार एग्जाम में पूछा गया है भूख को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? जो भूख लगती है, हंगर होता है, व्यक्ति को हंगरी होता है, तो किसके द्वारा कंट्रोलिंग होती है? वो हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, ये ब्रेन में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आप पढ़ लें अपना आंसर बताएं। ये लिखा है स्मिथ परीक्षण मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? इंग्लिश पढ़ लें। द स्मिथ टेस्ट परफॉर्म टू डिटेक्ट हुज प्रेजेंस इन यूरिन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन सी, बॉयल सॉल्ट का पता लगाया जाता है स्मिथ टेस्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप पढ़ लें यहाँ से, डिटेक्शन ऑफ द बॉयल सॉल्ट इन यूरिन, स्मिथ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है हमारा 21 आप पढ़ लें। हेज परीक्षण, हेज टेस्ट से मूत्र में किसकी उपस्थिति का पता लगाया था? हुज प्रेजेंस इन यूरिन इज डिटेक्टेड बाय द हेज टेस्ट? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इससे भी बाइल टेस्ट का पता लगाया जाता है। किसका? बाइल टेस्ट का। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से हमने समझाया था, यहाँ पर आप पढ़ लें, थोड़ा डिटेल्स में मेंशन है आपके लिए। हेज टेस्ट को हेज सल्फर फ्लोर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इसको हेज टेस्ट को इस नाम से जाना जाता है। कौन से? हेज सल्फर फ्लोर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जांच क्या की जाती है? बाइल टेस्ट पता किया जाता है कि यूरिन में आपके कितने बाइल टेस्ट है, मतलब आपके टॉयलेट मूत्र में कितना बाइल टेस्ट। ये लिखा है इज अ केमिकल टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द बाइल सॉल्ट इन यूरिन, मतलब यूरिन में कितना बाइल सॉल्ट पाया जाता है। किससे पता करते हैं? हेज टेस्ट कहें चाहे हेज सल्फर फ्लोर टेस्ट कहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 22, पढ़ लें आप अपना आंसर बताएं। ये लिखा निम्न में से सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पैरोटिड ग्लैंड। ये लाल ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी लिया आपके लिए मेंशन है। ये लिखा पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। देयर आर लोकेटेड इन द इन्फ्रंट ऑफ द ईयर्स, कहाँ? ये कान के जस्ट सामने होती है। सिक्रेटेड द माउथ फ्रॉम द ये लिखा है डक्ट नियर ऑफ द योर अपर एंड सेकेंड मोलर्स, यहाँ पर इसका ये ओपन होता है, जिसके माध्यम से क्या होती है? लार निकलती, काफ़ी बड़ी मात्रा में निकलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप पढ़ लें 23 नंबर। ठीक है, मनुष्य में मुख्य रूप से कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? बड़ी वाली की बात की तो पैरोटिड था, यहाँ पर पूछा गया कितनी पेयर पाए जाते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड होती है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड आर द मेनली फाउंड इन द ह्यूमंस? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 जोड़ी पाई जाती है। कितने? 3 पेयर्स में पाई जाती हैं, ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख लें वो कौन कौन सी हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो सलाइवरी ग्लैंड नहीं है उसे पहचानो। तो ये 3 प्रकार की होती है मेजरली सलाइवरी ग्लैंड। एक होती है पैरोटिड, ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। दूसरे नंबर पे लिखा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तीसरे नंबर पे लिखा है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ये तीनों आप याद कर लें सीरियल से। ठीक है, आप इन्हें याद कर लें। सबसे बड़ी ये होती है पैरोटिड ग्लैंड। और आपको ये याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि निम्न में से या विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट या इज नॉट दिस सलाइवरी ग्लैंड, तो कौन सी नहीं है? तो आपको बताना होगा इनके 3 के अलावा जो दिया होगा वही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अपना आंसर बता सकते हैं। लिखा है आरबीसी का निर्माण निम्न से कहाँ होता है? वेयर इज द आरबीसी मैन्युफैक्चर्ड? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोन मैरो में होता है इसका निर्माण, लाल अस्थि मज्जा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, यहाँ पर एडिशनल जानकारी अगर पढ़ना चाहें पढ़िए आप। रेड ब्लड सेल्स आर दी परफॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, कहाँ फॉर्म्ड होता है? ये आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में, मतलब लाल अस्थि मज्जा में होता है। स्टेम सेल्स इन द रेड बोन मैरो आर दी कॉल्ड, जो स्टेम सेल्स होती हैं उसको क्या कहा जाता है? जो रेड बोन मैरो में पाई जाती है उनको कहा जाता है हीमोसाइटोब्लास्ट कहा जाता है। जब आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में कि स्टेम सेल्स को, और स्टेम सेल्स जो पाई जाती है बोन मैरो में उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप यहाँ बताएंगे आप इसका आंसर, उन्हें हीमोसाइटोब्लास्ट कहा जाता है। ओके, अब बोन मैरो कैसा होता है? ये सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, मटेरियल से एक तरह का होता है। सेंटर ऑफ द बोन्स, ये बोन के बीच में पाया जाता है, हड्डी के बीच में पाया जाता है। लगभग इससे 95% जो होता है वो ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, किसमें? बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये पढ़ लें आप क्वेश्चन,
यहाँ पर सीरियल पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन पे लिखा है मनुष्य में अस्थाई टेम्पोररी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ द टेम्पोररी टीथ इन ह्यूमन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 होती है, 20 पाए जाते हैं। अस्थाई दांत कहें या दूध वाले दांत भी कहते हैं इन्हें, ठीक है, या डेस्डस टीथ भी कहते हैं इन्हें टीथ। क्वेश्चन 26 ये लिखा है, वो 25 था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा, ये 26 आएगा। ये लिखा है यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, हाउ लॉन्ग इज द लाइफ स्पॉन ऑफ दी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 120 दिन का होता है। कितना, 120 दिन का लगभग। यहाँ पर आप पढ़ लें, राइट आंसर 120 दिन है। क्वेश्चन हमारा 27 पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। क्रॉस इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन होता है क्रॉस इन्फेक्शन मुख्यतः कहाँ फैलता है, क्रॉस इन्फेक्शन मेनली वेयर डज इट स्प्रेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉस्पिटल में फैलता है। कहाँ, हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप पढ़ लें, डिटेल्स अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन किसकी वजह से फैलता है, पैरासाइट, फंगी, बैक्टीरिया, इनके माध्यम से फैलता है। पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर किया था पूरा टॉपिक क्रॉस इन्फेक्शन, बहुत डिटेल्स में देख सकते हैं पिछले वीडियो हमारे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। क्या होगा राइट आंसर, बताएं जल्दी से आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, थायरोक्सिन हार्मोन्स में। आयोडीन कहाँ पाया जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन्स में। और थायरोक्सिन हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए या अच्छे से काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आयोडीन की। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है आयोडीन प्राइमरी फंक्शन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द थायराइड हार्मोन्स थायरोक्सिन T4 एंड दी ट्राई आइटोथायरोनाइनिन। इनका कंट्रोलिंग करता है, इनका रेगुलेशन करता है कौन, ये आयोडीन, इनका रेगुलेशन करता है। आपको बताना है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है इन ह्यूमन। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो सबसे बाहरी परत होती है, एपिडर्मिस किसे कहा जाता है, त्वचा की ऊपरी परत को कहा जाता है। इसके अंदर भी परत होती है, लेयर होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्नियम को कहते हैं। एस्टेटम कॉर्नियम पूरा नाम होता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर शॉर्ट में दिया जाता है क्या, कॉर्नियम, एस्टेटम कॉर्नियम। तो आपको ध्यान रखना है, ये एपिडर्मिस की सबसे ऊपर वाली परत होती है, मतलब आउटर मोस्ट, आउटर नहीं आउटर मोस्ट, मतलब सबसे ऊपर वाली परत कौन सी होती है, कॉर्नियम पढ़ेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 आप पढ़ लें यहाँ पर, एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। मान लो एपिडर्मिस ये, तो एपिडर्मिस की नीचे वाली परत कौन सी होती है, एपिडर्मिस के अंदर भी परत होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है। तो राइट आंसर होगा, कमेंट करें आप अपना आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एस्टेटम बेसल। क्या है, एस्टेटम बेसल पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आप स्पेलिंग पे फोकस करें, जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं, और हिंदी में इस तरह लिखा जाएगा, बेसल पढ़ा जाएगा, ठीक है। एस्टेटम बेसल ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी, एपिडर्मिस की। इनर मोस्ट लेयर ऑफ दी एपिडर्मिस इज कॉल्ड एस्टेटम बेसल। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें, काफ़ी अच्छी जानकारी है आपके लिए। द लेयर ऑफ द एपिडर्मिस इंक्लूड, जो एपिडर्मिस के अंतर्गत लेयर को इंक्लूड किया गया कौन कौन सी है, यहाँ पर समझे। एस्टेटम ये लिखा है, बेसल ये लिखा डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द एपिडर्मिस, सबसे निचली परत होती है, कौन वाली, बेसल वाली। फिर लिखा है स्पिनोसम एंड स्टेटम, ये लिखा है ग्रेनुलोसम एंड दी एस्टेटम ल्यूसिडियम एंड दी एस्टेटम कोरोनियम। ये एपिडर्मिस के अंदर इंक्लूड होते हैं, एपिडर्मिस के अंदर जो परतें पाई जाती हैं उनके सारे नाम लिखे हैं। ये फिर लिखा है एस्टेटम कॉर्नियम, पूरा नाम होता है एस्टेटम कॉर्नियम। ये यहाँ पर लिखा है द मोस्ट सुपरफिशियल पोर्शन ऑफ द एपिडर्मिस। सुपरफिशियल मतलब होगा बाहरी वाली परत। ओके, जो सबसे उथली वाली परत होती है एपिडर्मिस की, उसको कहा जाएगा एस्टेटम कॉर्नियम या कॉर्नियम। सबसे निचली वाली को ये कहा जाता है एस्टेटम बेसल के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 31, पढ़ लें आप अच्छे से और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन में निम्न से कौन सा तापमान आरामदायक माना जाता है, कौन सा माना जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, 20 to 22 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है बॉडी के लिए या हमारे लिए रहने के लिए, बचने के लिए अच्छा माना जाता है। 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें अच्छा अनुकूल लगता है, या अनुकूल टेम्परेचर कौन सा होता है, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1987 में ऐसा पाया गया था कि जो इंडोर टेम्परेचर होना चाहिए वो 18 से 24 के बीच में होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में इतना बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे तो ये दोनों कभी भी आपको एग्जाम्स में ऑप्शन में मिल सकते हैं इस तरह, लेकिन दोनों आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। जब भी रेंज में मिलेगा तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, 18 से 24 के बीच में या 20 से 22 के बीच में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 32 पढ़ें आप अपना आंसर बताएं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी अस्थि कॉलर बोन कहलाती है, लेकिन पूछा गया एग्जाम्स में विच बोन इज कॉल्ड दी कॉलर बोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये लिखा है क्लेविकल जो बोन होती है इससे कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। ये आपकी खोपड़ी है और ठीक है, ये कंधे जो होते हैं यहाँ पर, ये वाली बोन जो होती है ये जो ब्रेस्ट चेस्ट के ऊपर होती है, ये वाली यहाँ वाली, ठीक है। आप अपनी बोन को टच करके देख सकते हैं, अभी भी चेक कर लें आप। ये सोल्जर से जस्ट जुड़ी होती है, इसे क्लेविकल ब्लेंड को इसे ये क्लेविकल बोन्स के नाम से जाना जाता है, या कॉलर बोन भी कहा जाता है। या आप इस तरह समझें, आपका कॉलर ये होगा कंधे पर, ठीक है, जस्ट ये पास ही में होती है यहाँ पर, ये क्लेविकल बोन्स होती है। ओके, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये लिखा है क्लेविकल आल्सो कॉल्ड दी कॉलर बोन, इसे कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। कर्व्ड इंटीरियर बोन्स ऑफ द सोल्जर, एक सोल्जर की ओर क्या होती है, पिक्टोरल या अंदर की ओर क्या होती है, झुकी हुई होती है, थोड़ी सी ऐसे तिरछा होती है, इस तरह की, इस तरह होती है, ठीक है, इस तरह। ये इट इज़ फंक्शन एज द स्ट्रेट एंड दी सपोर्ट टू द सोल्जर, इसका कार्य होता है कंधे को सपोर्ट करना सोल्जर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, अपना आंसर बताएं। आर्द्रता की कितनी मात्रा जो आरामदायक मानी जाती है, क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा ये 30 से 50 के बीच की जो ह्यूमिडिटी होती है वो अच्छी मानी जाती है, कंफर्टेबल होती है। वट अमाउंट ऑफ द ह्यूमिडिटी इज कंसीडर द कंफर्टेबल, 30 से 50 के बीच में, 30 to 50% में होता है। ह्यूमिडिटी को हमेशा प्रतिशत में मापा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो हवा में जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होती है, इसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। हिंदी में आर्द्रता कहा जाता है इसी को। कभी कभी ये दिया जाता है, लेकिन मोस्टली आपको ये मिलेगा 30 से 50 या 40 से 60 के बीच में, ठीक है, इतना लगभग में चल जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको, लेकिन सॉल्व करना है एग्जाम्स में। ये लिखा है 34 नंबर, जठर रस का श्रावण कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से निकलता है। वेयर इज द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, क्या बताएंगे आप आंसर इसका? ऑप्शन इसका ए, कहाँ से निकलता है ये गैस्ट्रिक जूस? ऑप्शन ए अमाशय या स्टमक का है, इसका श्रावण होता है, निकलना होता है, प्रारंभ यहाँ से निकलता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 35, आप पढ़ सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन 35 काफ़ी सिंपल है, लिखा एक वयस्क व्यक्ति में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एन एडल्ट पर्सन, क्या होगा जो सांस दर होती है एक एडल्ट पर्सन। राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन ए। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट आंसर है, 16 पर मिनट। जो एक वयस्क व्यक्ति में श्वसन दर होती है, नॉर्मल रेस्पिरेटर होता है वो 1 मिनट में 16 बार, 1 मिनट में कितनी बार? 16 बार ये रेस्पिरेटरी रेट होगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कभी कभी आपको इस तरह भी मिल जाएगा रेंज में, जब रेंज में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 12 से 20 के बीच में, 12 to 20 के बीच में ये ब्रीथ पर मिनट होता है। 1 मिनट में आदमी 12 से 20 के बीच में सांस लेता है। मोस्टली जो मिलता है 18 मिलेगा या तो 16 मिलता है, यही ऑप्शन में मोस्टली दिए जाते हैं। जब रेंज में बात करेंगे तो 12-20 या कभी कभी 16-20 दिया जाता है, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है 20 के आसपास, ठीक है। जब भी रेंज पूछेंगे तो आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। एग्जैक्ट आंसर पूछेंगे तो आप बताएंगे 16 या 18, दोनों में कभी एक साथ नहीं दिए जाएंगे। देखो ऑप्शन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो 18 दिया जाएगा तो 16 दिया जाएगा। जब रेंज में बात करेंगे तो 12 से और 20 के बीच में दिया जाएगा, 12 to 20। क्वेश्चन है यहाँ पर 36, पढ़ लें आप, अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आमाशय की प्राइटल कोशिकाएँ स्रावित करती हैं, क्या स्रावित करती हैं, बताएं अपना आंसर। ये लिखा है पेरास्टेटिक, यहाँ आमाशय लिखे आप, पैराटाइटल यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। पैराटाइटल है यहाँ पर, ठीक है, प्राइटल है, सॉरी यहाँ पर प्राइटल होगा। सेल्स ऑफ द स्टमक्स आर सिक्रेटेड, वो कौन सी, इस सेल्स के द्वारा कौन सा स्रावित होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्या स्रावित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, HCl स्रावित होता है। एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर ये मेंशन है, ये लिखा है प्राइएटल, इस तरह आपको लिखना है। आमाशय में जो प्राइएटल सेल्स होती हैं उनसे क्या स्रावित होता है? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। ये पूरा नाम लिखा है यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ेंगे या HCl। कहाँ से निकलता है? आमाशय की प्राइटल कोशिकाओं से स्रावित होता है। इंग्लिश में ये लिखा है प्राइटल सेल्स, इससे HCl निकलता है। इसका कार्य क्या होता है? भोजन को क्या करता है? पचाने में हेल्प करता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया था, एक बार रेलवे में पूछा गया था कि HCl का कार्य क्या होता है बॉडी में, तो इसका कार्य होता है भोजन को पचाता है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 37, एक वयस्क व्यक्ति में सामान्य हृदय की धड़कन कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट बीट इन एन एडल्ट पर्सन, बताएं भाई आंसर। काफ़ी सिंपल है, राइट आंसर है ऑप्शन सी,
ये 72 होता है पर मिनट। कभी कभी 70 दिया जाता है, कभी कभी 75 दिया जाएगा, कभी कभी 75 से 85 या कभी कभी 75 से 80 दिया जाता है, लेकिन 70 और 80 के आसपास आपको रहना है, इसी के बीच में राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी मोस्टली एग्जैक्ट मिल जाता है, जो हमने क्वेश्चन बनाए पूछा गया क्वेश्चन है इसी तरह। तो 72 बार आदमी क्या करता है, एक व्यक्ति कोई भी धड़कन धड़कती है या बीटिंग होता है 1 मिनट में। क्वेश्चन है यहाँ पर 38, पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। देखिए, श्वसन प्रक्रिया का अचानक बंद हो जाना क्या कहलाता है? व्हाट इज द अब्रप्ट स्टॉप ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एपनी कहा जाता है। क्या? एपनी। यहाँ पर आप देख लें डिटेल्स में, ब्रीथिंग डेट स्टॉप फ्रॉम एनी काजेज, उसे अपनी के नाम से जाना था। स्पेलिंग कभी आपको ये मिल जाएगी, कभी ये मिल जाएगी, दोनों स्पेलिंग आप ध्यान रखें। क्वेश्चन है यहाँ पर 39 आप पढ़ें, अपना आंसर बताएं। कोशिका का सबसे बड़ा अंग निम्न में से कौन सा है? कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है भाई? सेल्स का। सेल में भी कई पार्ट होते हैं, जो उसका जो विच ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ सेल, इसका जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ऑप्शन डी, गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय निकाय या गोल्जी कॉय बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, तो गोल्जी कॉय बॉडी है, आप ध्यान से रख सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 नंबर पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। त्वचा की कौन सी परतों में रुधिर कोशिकाएं ब्लड कैपिलरी नहीं पाई जाती? कहाँ नहीं पाई जाती भाई? त्वचा की कौन सी परत में जो ये ब्लड कैपिलरी होती नहीं पाई जाती? ऑप्शन होगा इसका ए, एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये क्या होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसलिए इसमें नहीं पाई जाएंगी। ये स्किन का क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है। इसमें क्या होगा, रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाएंगी, मतलब ब्लड सेल्स या ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, आप पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। ये लिखा है, में से मनुष्य की अकल दाढ़ या विजडम टीथ कौन सी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजडम टीथ ऑफ आ मैन? क्या होगा राइट आंसर इसका? आप कमेंट करें अपना आंसर। राइट आंसर है इसका थर्ड मोलर, ऑप्शन सी। थर्ड मोलर को विजडम टीथ या अकल दाढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये। यहाँ पर एडिशनल जानकारी अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें। ये लगभग 17 से 25 साल के बीच में निकलती है अकल दाढ़ लोगों में, इसी को विजडम टीथ कहा जाता है। और ये कौन वाले दांत होते हैं? थर्ड मोलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 42, पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। सिर की चोट हेड इंजरी में निम्न में से कौन से प्रकार का बैंडेज इस्तेमाल किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ बैंडेज यूज इन द हेड इंजरी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कैपलिन। क्या होता है? कैपलिन, कई बार बताया हमने और पिछले वीडियो का क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस तरह हिंदी इंग्लिश में लिखा जाएगा। कैपलिन अगर लिखना हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर पढ़ें 43। HCl का श्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है? हमेशा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या है? HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये कहाँ से निकलता है? द सिक्रेशन ऑफ द HCl इज विच ग्लैंड? यहाँ पर ग्लैंड के बारे में बात की गई है, तो राइट आंसर है फैंडिक ग्लैंड से निकलता है। कौन से ग्लैंड से? फैंडिक ग्लैंड से। ये अमाशय में पाई जाती है फैंडिक ग्लैंड, और इसका ये सिक्रेशन करती है किसका? HCl का करती है। ये एक प्रकार की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है। यहाँ पर पढ़ लें आप, डिटेल्स में काफ़ी चीज़ें मेंशन है आपके लिए। ये फैंडिक ग्लैंड होती है, फैंडिक ग्लैंड को और इस नाम से जाना जाता है। ये लिखा है ऑक्सिंटिक ग्लैंड, फैंडिक ग्लैंड मिल जाएगा या तो ये मिल जाएगा, आपको तो ध्यान रखना है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये लिखा है ऑक्सिंटिक ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। फाउंड इन द फंडस, कहाँ पाई जाती है? फंडस में पाई जाती है। एंड द बॉडी ऑफ द स्टमक, कहाँ? ये आप इस तरह समझे, जब कुछ बात में समझ में आए तो आपके स्टमक के अंदर पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड? फंडिक ग्लैंड पाई जाती है। कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है कि HCl कहाँ पाया जाता है या कहाँ से स्रावित होता है, तो जब बड़े पार्ट दिए जाए तब आप बताएंगे स्टमक। ठीक है, जब अंदर पूछा जाएगा तब आप बताएंगे फंडिक ग्लैंड से स्रावित होता है। ठीक है, कहाँ से? फंडिक ग्लैंड से। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कई चीज़ें मेंशन है। दे आर द सिंपल ऑलमोस्ट ऑफ द स्टेट ट्यूब की तरह होता है ये, ओपन इनटू द सिंगल डक्ट। फिर है ये लिखा है ऑक्सिनेटिक मीन्स, या आप समझे फंडिक मीन्स एसिड सिक्रेशन करता है। और क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से निकलता है। ये फैक्टर होते हैं। दे सिक्रेशन गैस्ट्रिक प्रोड्यूस बाय दी जी सेल्स, और दे सिक्रेटेड, और ये क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं। कौन सा? गैस्ट्रिक भी, गैस्ट्रिन भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है। ये अमाशय के अंदर कौन सा सेल्स प्रोड्यूस करता है? जी सेल्स कहा जाता है। जी सेल्स के द्वारा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है। किसके? अमाशय के अंदर पाया जाता है जी सेल्स। ठीक है, कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, लेकिन जब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में ना आया करें ना, तो क्वेश्चन पढ़ लिया करें या लिख लिया करें, फिर उसके बाद उसका डायरेक्ट आंसर लिख लिया करें। ओके, और जो भी आप क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं ना, तो उनका आप क्या करें? दोबारा प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा।
आप जब भी जो टेस्ट हमने करवाए हैं आप क्या करें, उनको ओपन करें या सर्च करें जेएस इंडिया के नाम से, या आप जो भी टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं उन्हें आप दोबारा सॉल्व कर लेंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हम बात कर रहे थे ग्लैंड की, तो फैंडिक ग्लैंड जब आपसे पूछा जाएगा सेल्स कौन सी होगी तो पैरिटल सेल्स से निकलता है। जब सेल्स पूछेंगे तो पैरिटल सेल्स होगा, ग्रंथि पूछेंगे तो कौन सी ग्रंथि होगी, ऑक्जिनेटिक ग्लैंड होगी या फंडिक ग्लैंड से HCl निकलता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, काफ़ी अंदर की बात है। जब पूछा जाएगा पेरिटल सेल्स से कौन सा हार्मोन से निकलता है, पेरिटल से अमाशय में स्थित होती हैं दोनों चीज़ें, अमाशय में मतलब पेट में या स्टमक में दोनों चीज़ें होती हैं, तो पेरिटल से ये निकलेगा HCl। और जब ये सेल्स के बारे में बात कर रहा है मतलब कोशिका के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर ये ग्लैंड होती है, ये लिखा है ऑक्सीटिनिक, ये ग्लैंड होती है या फंडिक ग्लैंड कहें। जब ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तब इसका आंसर HCl निकलेगा, फंडिक ग्लैंड। जब सेल्स कहेंगे तो पेरिटल सेल्स से। ओके, अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं, समझा दिया हमने। क्वेश्चन नंबर है 44, कुतरने से कौन से दांत संबंधित हैं, व्हाट टीथ आर द रिलेटेड टू द मंचिंग और द बाइटिंग, क्या होगा राइट आंसर इसका। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इंसाइजर, ऑप्शन डी। कई बार पूछा गया एग्जाम्स में है, लेकिन इंसाइजर होता है, कुतरने से संबंधित दांत होते हैं इंसाइजर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप पढ़ लें, काफ़ी अच्छी जानकारी है आपके लिए। लिखा इंसाइजर आर द टीथ दैट यूज द बाइट, ये बाइट करते हैं इनटू योर फूड, आपको आपके फूड को क्या करते हैं, बाइटिंग करते हैं। कौन से वाले दांत, ये वाले दांत, इंसाइजर वाले। इंसाइजर, योर इंसाइजर आर दी 8 टीथ, कितने दांत होते हैं इंसाइजर के, 8 दांत होते हैं। इन द फ्रंट सेंटर ऑफ योर माउथ, आपके ये वाले सामने वाले दांत जो होते हैं ना, इसे इंसाइजर कहा जाता है। ओके, ये वाले 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, बॉटम और टॉप में होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं। इस तरह ये आपके दांत हैं, अपने हिसाब से बना लेना जैसे भी हों आपके। ये बॉटम वाले ये इंसाइजर दांत कहा जाता है इन्हें। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह भी, इनके 4 टाइप होते हैं ह्यूमन टीथ में। कौन कौन, इंसाइजर कितने होते हैं, 4 पेयर में होते हैं, ठीक है। ये किस में होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे। यहाँ पर पेयर की बात की गई है। सारे दांत जो भी लिखे, इंसाइजर, कैनेन, प्रीमोलर, मोलर, ये सभी दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं ह्यूमन में। यहाँ पर लिखे हैं इंसाइजर, कैनेन एंड प्रीमोलर एंड मोलर, ये सभी क्या है, पेयर में लिखे हुए हैं। किस पे, पेयर पे। इंसाइजर के 4 पेयर मतलब पाए जाते हैं, मतलब 8 होंगे ये दांत, 4 ऊपर 4 नीचे। फिर कैनाइन, ये जो कैनाइन लिखा है ये 2 ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे, ठीक है। फिर लिखा है प्री मोलर, 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे। 6 ये लिखा है मोलर कितने होंगे, 6 ऊपर होंगे 6 नीचे होंगे। यहाँ से आप समझे 4 2 6 6 6 4 10 10 6 16, मतलब 16 × 2 32 दांत, यही तो होते हैं आपके अंदर टोटल। कितने, 32, 16 दूनी 32, 16 2 जा 32, 32 दांत हो गए आपके अंदर। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाएंगे, पेयर में सभी लिखे हुए हैं, 32 दांत टोटल होते हैं यहाँ पर। लेकिन आपसे इस तरह एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया इंसाइडर दांत कितने होते हैं, तब आप बताएंगे 8 होते हैं। कितने, 8, लेकिन यहाँ पर हमने पेयर में मेंशन किया है। कैनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं, आप बताएंगे 4। पेयर में पूछेगा तो 2 पेयर, 4 पेयर, इस तरह बताएंगे। ओके, उम्मीद है आप अच्छे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 45, यकृत की कुफुर कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। अब यहाँ पर कार्य पूछा गया है, ये कहाँ पाई जाती हैं, लीवर में पाई जाती हैं। जो लीवर में ये पाई जाती हैं कुफर सेल्स, इनका कार्य क्या होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब जीवाणु और मृत RBC का भक्षण करना। जो बैक्टीरिया नहीं होता, जो RBC डेथ हो जाती है उसका क्या करता है, ये लोग खा जाते हैं। कौन, क्यूफर सेल्स, इसका कार्य होता है। ये कहाँ होती है क्यूफर सेल्स, ये आपके जिगर के अंदर होती है, यकृत के अंदर। कहाँ, जिगर के अंदर। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसलेशन है आपके लिए, लिखा है ड्यूरिंग द बैक्टीरिया एंड डेट RBC, कार्य किसका होता है, क्यूफर सेल्स का होता है। कहाँ पाई जाती है, यकृत में, लीवर में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 46, पढ़ लें आप, अपना आंसर बताएं। निम्न में से यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, वेयर इज द यूरिया प्रोड्यूस फ्रॉम फॉलोइंग, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या, यकृत में या लीवर में होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत या लीवर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर पढ़ना चाहें और पढ़ लें, अमोनिया को यूरिया में बदलना किसका कार्य होता है, यकृत का। एक क्वेश्चन पूछा गया था PCS में, अमोनिया को यूरिया में बदलता है निम्न में से, यकृत, स्टमक और भी कई चीज़ें दी थी, किडनी, तो आपका आंसर होना चाहिए था क्या, यकृत। यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। या तो आप इतना ध्यान, और इस तरह भी पूछा जाता है यकृत मतलब यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे यकृत में। यकृत का कार्य क्या है, यूरिया का निर्माण करना। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई प्रकार से। क्वेश्चन नंबर है 47, वसा का संग्रहण किस रूप में होता है,
हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश में पढ़ लें। हाउ इज द फैट स्टोर्ड? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, इसे फैटी टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्स में पूछा जाता है फैटी टिश्यू के नाम से किसे जाना जाता है, आप बताएंगे एडिपोज टिश्यू को। जब भी पूछा जाएगा एग्जाम्स में कि फैट आपके अंदर जो वसा है ये कहाँ स्टोर होती है, तो आपके अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं ना, ऊतक हिंदी में कहते हैं, तो इन किस वाले ऊतक में पाई जाएगी, इसका नामकरण क्या है, नाम क्या है, एडिपोज ऊतक या एडिपोज टिश्यू में वसा का संग्रहण होता है या वसा वहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाती है। ओके, कौन से टिश्यू में, एडिपोज। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसीय ऊतक के नाम से किसे जाना जाता है या फैटी ऊतक के नाम से किसे जाना जाता है, आपका आंसर होगा एडिपोज टिश्यू को जाना जाता है, या एडिपोज लिख के मिल जाता है आपको इस तरह। यहाँ पर आप देख लें कि कार्य क्या है इसके, फंक्शन क्या है एडिपोज लेयर के या टिश्यू के। जो एडिपोज लेयर पाई जाती है इसमें क्या होता है, फैट जमा होती है। बाहरी, यहाँ पर आघात लिख लेना आप, आघात मतलब अटैक्स जो होते हैं उससे, कोई परमाणु बम का अटैक से नहीं बचाएगा ये आपको, मतलब जो भी आपको चोट वोट लगेगी उससे अटैक से बचाता है, ठीक है। बाहरी अटैक से बचाएगा, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तापरोधन मतलब आपको जैसे मान लो ठंडी बहुत है तो आपकी बॉडी की जो ये फैटी टिश्यू होते हैं ना, ये आपको बचाते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर आपको लॉस ना हो, और ये आपके टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ये फैट का कार्य होता है। जितने ज़्यादा जिसके फैटी टिश्यू होंगे उसको उतनी कम सर्दी महसूस होती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मोटा भी होना अच्छा नहीं है, इसलिए क्या होता है, आपने सुना होगा पोलर बियर के बारे में। पोलर बियर जो होते हैं ये हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में या सिक्किम के कुछ पार्ट में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश जहाँ बर्फीली एरिया होते हैं वहाँ पोलर बियर पाए जाते हैं, ठीक है। एक प्रकार के व्हाइट कलर के भालू होते हैं, ठीक, और या स्नो लेपर्ड। इनमें क्यों वहाँ पर रह लेते हैं, वहाँ पर तो बहुत टेम्परेचर माइनस में होता है, ये इसलिए रह लेते हैं वहाँ पर कि इनके जो फुर होते हैं यहाँ पर रोम, और इनके अंदर क्या होता है फैटी टिश्यू जो होता है ना, एडिपोज टिश्यू, बहुत मोटी लेयर बनाते हैं, इसलिए वहाँ पर ये रह लेते हैं, अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। ओके, ये आपके लिए जानकारी के लिए था। खाद्य संग्रहण करते हैं, आप पढ़ लें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर है 48, ये लिखा है शुक्र जनन, ये लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक विटामिन इनमें से कौन सा है, विच आर द फॉलोइंग आर द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था ये, पिछली कई बार कराया हमने इसे क्वेश्चन को। क्या था इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो स्पर्म बनने के लिए जो विटामिन आवश्यक होते हैं वो कौन से विटामिन आवश्यक होते हैं जिससे स्पर्म बनते हैं। समझ लें इस क्वेश्चन को, राइट आंसर ऑप्शन बी है, विटामिन ए और ई जरूरी होता है स्पर्म बनने के लिए। जो स्पर्म बनते हैं आपकी बॉडी में उसके लिए कौन सी विटामिन जरूरत होती है, विटामिन ए एंड ई। विटामिन ई की कमी से महिलाओं में क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, बाझपन हो जाता है। पुरुषों में भी क्या होती है, इसी प्रकार के कई लक्षण आ जाते हैं, लेकिन उनको बाझपन नहीं कहेंगे पुरुषों में, महिलाओं में क्या होता है बाझपन हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से या कहेंगे इनफर्टिलिटी हो जाती है किसमें, महिलाओं में। और इसका जो साइंटिफिक नाम या वैज्ञानिक नाम या केमिकल नेम के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम टोकोफेराल होता है। क्या होता है, टोकोफेराल इसका केमिकल नाम, कई बार पूछा गया है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे भैया विटामिन ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या, ब्यूटी विटामिन इसके नाम से जाना जाता है। किस विटामिन को, इस विटामिन को। ऑप्शन बी में जो मेंशन है, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ें, आप अपना आंसर बताएं जल्दी से। ये लिखा है मनुष्य में श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती। कहाँ भैया, पसीने वाली ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियां का मतलब आप समझ लें स्वीट ग्लैंड नहीं होती जो, वो कहाँ नहीं पाई जाती अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पसीना कहाँ से नहीं निकलता है, कहाँ नहीं पाई जाती। स्वीट ग्लैंड आर नॉट फाउंड इन अ ह्यूमन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पढ़ें पहले ऑप्शन को अच्छे से, फिर आंसर बताएं इसका। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये लिखा है, हिंदी में लिखेंगे मुंह, ये लिखा होंठ एंड शिश्न मुंड पर नहीं पाई जाती। इंग्लिश में कहेंगे लिप्स एंड ग्लैंड्स पेनिस में ये नहीं पाई जाती। कौन सी, पसीने वाली ग्रंथियां या श्वेत ग्रंथियां या स्वीट ग्लैंड नहीं पाई जाती। कहाँ, होंठों में या पेनिस में, ग्लैंड्स पेनिस में ये चीज़ें, ये ग्लैंड नहीं पाई जाती, पसीने वाली ग्लैंड, ठीक है। श्वेत ग्रंथियां इन्हें हिंदी में कहा जाता है इस तरह, और ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप पढ़ लें 50 नंबर पे। 50 नंबर पे मेंशन है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ होता है। वेयर डज दी प्रोथ्रोम्बिन एंड दी फाइब्रिनोजन फॉर्म्ड, कहाँ बनते हैं बॉडी में ये। राइट आंसर क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लीवर में, यकृत में बनते हैं। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, इसका निर्माण यकृत या लीवर में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करते हैं, ब्लड को जमाने में सहायक होते हैं, मतलब ब्लड को जमने के लिए जब
चोट वोट जलन लग जाती है ना आपको, तो क्या होता है ब्लड का थक्का जमाने के लिए, क्लॉटिंग के लिए जरूरी होते हैं दोनों हार्मोन्स। ये जो यहाँ पर जो मेंशन है, ओके, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये अच्छा रोल प्ले करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़ लें आप अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51, यकृत द्वारा स्रावित निम्न में से रक्त प्रतिस्कंदन लिखा है, एंटी बारे में बात किया गया, एंटी स्कंदन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्लड एंटीकोगुलेंट्स सिक्रेटेड बाय द लीवर। लीवर के द्वारा ये भी निकलता है, लेकिन एंटी स्कंदन है, मतलब एंटीकोगुलेंट्स कहेंगे इसे हिंदी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपसे यह हिपैरिन, हिपैरिन क्या होता है, ये ब्लड की क्लॉटिंग को जमने नहीं देता, मतलब ये क्या होता है, वेन होता है, वेन में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग को, ब्लड को जमने नहीं देता। किसका कार्य होता है, ये हिपैरिन का काम होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हिपैरिन कहाँ से निकलता है बॉडी में, तो सिक्रेशन कहाँ से होता है, आपका आंसर होगा ये यकृत ग्रंथि से होता है। यकृत एक प्रकार की ग्रंथि है, क्या है, ग्लैंड है, ओके। हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। प्रतिस्कंदन के नाम से किसे जाना जाता है, किस प्रोटीन को, एक प्रकार की प्रोटीन्स ये सारे होते हैं, ठीक है, जितने भी ये क्या नाम एंटीकोगुलेंट होते हैं या एंटीजेंस होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन टू आंसर एटलीस्ट यू हैव टू लर्न इट, ओके। ये लिखा है, जो भी क्वेश्चन लिखा है पढ़ लें। प्रतिस्कंदन या एंटीकोगुलेंट्स किसे कहते हैं, हिपैरिन को कहते हैं। ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से स्रावित होता है, लीवर से, यकृत से, जिगर से। इस तरह भी हिंदी में मिल जाता है आपको। क्वेश्चन है यहाँ पर 52, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है हमारा। ये लिखा, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है, विच इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज टू द आइडेंटिफाई द ट्यूमर्स। क्या होगा राइट आंसर इसका, मोस्टली लोगों ने सही दिया था, जिनका गलत है आंसर देख लें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आर्सेनिक 74, ये ट्यूमर की पहचान की जाती है, एक प्रकार का आइसोटोप होता है, हिंदी में इसे रेडियोधर्मी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में रेडियो एक्टिव मतलब होता है रेडियोधर्मी, आइसोटोप का मतलब होता है हिंदी में समस्थानिक। तो मतलब रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है जिसके माध्यम से ट्यूमर की पहचान की जाएगी वो आर्सेनिक 74 है। कभी कभी पूरा आर्सेनिक न लिख के थोड़ा आर्सेनिक लिख दिया जाता है, मतलब इसका सिंबल लिखा जाता है केमिकल में, तो AS74 आप याद रखें, क्या, आर्सेनिक 74। ये एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है, ओके। इसके माध्यम से ट्यूमर की पहचान की जाती है। एडिशनल जानकारी और भी है आपके लिए, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें आप, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं। आर्सेनिक डिटेक्ट करता है ट्यूमर को। सोडियम 24 क्या करता है, स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विद इन द बॉडी, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का अध्ययन करता है, कहाँ, बॉडी के अंदर। आयोडीन का कार्य क्या होता है, ये नंबर ध्यान रखना है, 24 है, ये 74 है, ये 131 है। ये वाइडली यूज टू द ट्रीटिंग द थायराइड कैंसर, ये थायराइड कैंसर के लिए यूज किया जाता है, डिटेक्टिंग करने के लिए, कौन, आयोडीन 131, एंड दी इमेजिंग द थायराइड, ठीक है, इसके लिए अच्छा रोल प्ले करता है। ये थायराइड के जो भी विकार हो जाते हैं थायराइड ग्रंथि में, ये गले में स्थित होती है, तो उसको कौन ठीक करता है, किसके माध्यम से, ये आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप, ठीक है, रेडियो समस्थानिक कहेंगे थे, तो इनके माध्यम से इसका विकार को ठीक किया जाता है, थायराइड ग्रंथि के विकार को, के इस तरह आप समझ सकते हैं। कोबाल्ट 60 मेंशन है यहाँ पर, यूज्ड फॉर दी एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से कवर करेंगे। इनसे PCS में, रेलवे में, SSC में, नर्सिंग एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर PCS पब्लिक सर्विस कमीशन और UP-SSC MP PSC में बहुत इससे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे, इन चारों से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप पढ़ लें, ये आपको बताना होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसे हम कवर करेंगे। क्वेश्चन आप पढ़ लें और इसका आंसर बताएं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये आपके लिए हमने रखा है इसे। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। सिंपल है, लेकिन पूछा गया एग्जाम्स में, ओके। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहतर होगा। ये क्वेश्चन ऑल स्टेट्स जितनी भी परीक्षाएं होती सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी हो, चाहे BSc नर्सिंग का एंट्रेंस हो, चाहे MPPB का एंट्रेंस हो, यूपी में कोई भी एंट्रेंस हो, नर्सिंग से रिलेटेड या ANM स्टाफ नर्स, कोई भी एंट्रेंस हो, एग्जाम्स हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आपके लिए, ठीक है। काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम्स में, ओके। अगर चैनल पे नए से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो कैसे लगे बार जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।